नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का पेपर है। यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वह व्यक्ति जो मानचित्र नक्शा बताता है। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शा बनाता है उसे हम मानचित्रकार कहेंगे। क्या कहेंगे? मानचित्रकार कहेंगे। इसके बाद है नंबर 2, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में किसने हराया था? 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे बाबर ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही रहेगा, बाबर ने हराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जन और औषधि मेडिकल स्टोर का संबंध है। जन और औषधि मेडिकल का संबंध जो है वो रहेगा आपका यहाँ पर सही उत्तर सार्वजनिक सेवा से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा सार्वजनिक सेवा से। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 मौलिक अधिकार हमारे पास प्राप्त हैं। इसके बाद नंबर 5 है, सर्वप्रथम दोपहर का भोजन मध्याह्न किस राज्य में प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम दोपहर का भोजन आपको स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन कराया जाता है वो सबसे पहले कहाँ पर से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु। सबसे पहले तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ था। अब इसके बाद यहाँ आगे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है? जल से। यहाँ पर हम लिखेंगे जल से ढका हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, उच्च ज्वार में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार किसमें सहायक होते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे नौवहन में। नौवहन में सहायक होते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं मछली पकड़ने में और बंदरगाहों में सहायक होते हैं। ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने वाला देश है। भारत जो है विश्व में दवाइयाँ निर्मित करने वाला कौन सा देश है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर आपको लिख देना है तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, संविधान का समूह है। तो यहाँ संविधान किसका समूह है? आपको लिखना है मौलिक नियमों का। संविधान जो है वो मौलिक नियमों का समूह है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं मौलिक नियमों का, या फिर सिद्धांतों। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिद्धांतों का भी समूह है। सिद्धांत भी आपका उत्तर सही रहेगा, सिद्धांतों का समूह है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु आते हैं। तो जो है भारत में सबसे बड़ी संख्या में विदेशी जो आते हैं इलाज कराने हेतु कौन आते हैं? यहाँ पर आप लिखोगे रोगी या फिर मरीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मरीज भी आपका उत्तर सही रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ये प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, जैवमंडल जैसे सभी प्राकृतिक घटक शामिल होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन आते हैं? भूमि भी, जल, वायु और पेड़ पौधे। चारों नाम आपको याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? उत्तर यहाँ पर हम बताएंगे पर्यावास वहाँ प्राकृतिक वातावरण है जहाँ कोई जीव या पौधों की प्रजाति रहती है और पनपती है। पर्यावास से वहाँ मतलब है जहाँ कोई भी जीव या पौधों की प्रजाति रहती है। जीव में हम भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, और पौधों की प्रजाति रहती है जहाँ फिर पनपती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हम लिखेंगे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है 22 मार्च। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, संविधान से क्या आशय है? तो उत्तर हम लिखेंगे संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं।
संविधान सर्वोच्च कानून होता है। संविधान एक क्या है? एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले, किसी भी देश में रहने वाले लोग सभी उस किताब में लिखे गए नियमों को मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ संविधान जो लिखा हुआ है उसे हम फॉलो करते हैं, उसे हम मानते हैं। ऐसे इसी प्रकार सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है और वे सभी लोग जो होते हैं सामूहिक रूप से उसे मानते भी हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 15 पर हम बात कर रहे थे निजी सेवा से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे निजी सेवा से आशय ऐसी सेवाओं से है जो सरकार के बजाय व्यक्तियों या निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ पर निजी सेवा का मतलब जो सरकार नहीं देती, सामान्य व्यक्ति कोई भी होता है जो दूसरों को सेवाएं प्रदान करता है, निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16 बहुमत से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे बहुमत का मतलब होता है किसी समूह या वोटिंग में आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी या समर्थन हासिल करना। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर हम यहाँ पर लिखेंगे 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के इतिहास को जानने के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, मंदिर, महल, शिलालेख और साहित्य स्रोतों जैसे पांडुलिपियां, फारसी इतिहास वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत दोनों से जानकारी मिलती है। हमें इतिहास को जानने के लिए कहाँ से जानकारी मिलती है तो आप देखेंगे पुराने सिक्कों से हमें पता चलता है, पुराने मंदिरों से हमें इतिहास का पता चलता है, पुराने जो महल बने हुए हैं, शिलालेख जो बने हुए हैं, इस प्रकार से हमें पुरानी जानकारी जो है सिक्कों, मंदिर और महल शिलालेख से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है नंबर 18 मनसबदार से क्या आशय है। उत्तर हम लिखेंगे मनसबदार से आशय मुगल साम्राज्य के एक अधिकार से है। किससे? मुगल साम्राज्य के एक अधिकार से है। जो मनसब का धारक होता है, यह व्यवस्था जो मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी, यहाँ किसने शुरू की थी? मुगल शासक अकबर ने शुरू की थी। सैन्य और नागरिकों दोनों तरह के पदों को दर्शाती थी। यहाँ किसको दर्शाती थी? नागरिक, सैन्य और नागरिक, सैन्य और नागरिक दोनों तरह के पदों को दर्शाती थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है जागीर किसे कहा जाता था। उत्तर हम लिखेंगे जागीर एक प्रकार की जमीन या भूमि अनुदान को कहते थे जो किसी शासक द्वारा अपने सैनिकों, सेवकों या अधिकारियों को सैन्य सेवाओं, वफादारी या अन्य महत्वपूर्ण योगदान के बदले में दी जाती थी। जागीरदारी वो चीज़ होती थी जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उस राजा का अगर कोई नौकर है, कोई सिपाही है जो उसकी ईमानदारी से सेवा करता है तो उसे वहाँ पर एक ज़मीन दे दी जाती थी उपहार में, तो उसी ज़मीन को जागीर कहा जाता था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है पवन कितने प्रकार की होती हैं लिखें। उत्तर हम लिखेंगे स्थानीय 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्थानीय पवनें, ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में लगातार चलती रहती हैं। नंबर 2 मौसमी पवनें, ये पवनें मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। और नंबर 3 स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र से किसी खास समय चलती हैं। आपने देखा होगा वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। और मौसमी पवनें मौसम के अनुसार बदलती हैं जैसे ठंड, गर्मी, बरसात। और स्थानीय पवनें छोटे भौगोलिक क्षेत्र में किसी खास समय पर ही चलती जैसे सुबह या शाम, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 21 से प्राय बालिकाएं अपनी माँ को घर पर किन किन कार्यों में सहयोग करती हैं। तो बालिका जो होती है वो आपको पता होगा घर के काम में मम्मी के साथ जैसे साफ सफाई का काम हो गया, बर्तन का काम हो गया, कपड़े का काम हो गया, या फिर यहाँ सब्जी बाजार जाकर सब्जी लाने का काम, इस तरीके से जो है लड़कियाँ माँ के साथ कामों में मदद करती हैं। यहाँ पर हम उत्तर देखेंगे बालिकाएं घर पर माँ की मदद कई कामों में करती हैं जैसे खाना बनाना, घर की सफाई में पोछा, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोने, सुखाने, छोटे भाई बहनों की देखभाल, सब्जियां लाने ले जाने
आदि में मदद करती हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, जनगणना से क्या समझते हैं। उत्तर हम लिखेंगे, जनगणना से तात्पर्य जनसंख्या की गणना और उसका विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया से है। इसमें लोगों की संख्या, उम्र, लिंग, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है। जनगणना का मतलब क्या होता है कि किसके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, किस किस वर्ष के लोग वहाँ पर रहते हैं, यहाँ देखिए अंदर लिखा हुआ है उम्र, लिंग, कितने वहाँ पर लेडीज है, कितने जेंट्स वहाँ रहते हैं, कौन सी जाति के लोग वहाँ पर रहते हैं, ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जनगणना से। इसलिए जनगणना जरूरी होती है। अब इसके बाद आगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, यहाँ प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने, विस्तार से लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे, राष्ट्रकूट शुरुआत से कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार करा और उसे हराकर अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। प्रश्न नंबर 24 है, एक व्यवसाय बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसके क्या कारण है। उत्तर हम लिखेंगे, एक व्यवसाय बाजार में ऊंचा मुनाफा इसलिए कमा पाता है क्योंकि उसके पास पूंजी होती है। उसके पास क्या होती है, पूंजी होती है। वह उत्पाद लागत घटाता है, जरूरतमंदों का फायदा उठाता है, बाजार की निर्भरता का लाभ लेता है और अच्छी गुणवत्ता व विज्ञापन के जरिए ऊंची कीमतें वसूल करता है। एक व्यवसाय जो होता है वो बाजार में ऊंचा मुनाफा कैसे कमाता है, भाई मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उसी चीज़ को खरीदेगा और उसी को अच्छी कीमत पर बेचेगा, तो उसका क्या होगा, मुनाफा होगा। इस प्रकार जो एक व्यवसाय बाजार में मुनाफा कमा पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, शेल कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर हम लिखेंगे, शेल के प्रकार, आग्नेय शेल पृथ्वी के अंदर से निकलने पिघले मेघा से ठंडा होकर ठोस बनने से बनती है। उदाहरण ये आपको ग्रेनाइट और बेसाल्ट बताना है। अवसादी शेल, पानी, हवा या अन्य कारकों द्वारा लाए गए चट्टानों के छोटे टुकड़ों के जमा होकर सख्त होने से बनती है। उदाहरण यहाँ पर आप लिखना, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसके बाद है कायांतरित शेल, तो मौजूदा आग्नेय या अवसादी शेलों पर अत्यधिक गर्मी और दबाव पड़ने के कारण उनके रूप में बदलाव से बनती है, जैसे संगमरमर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो भारत के दो राष्ट्रीय त्योहार आपको पता होना चाहिए, एक स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बारे में लिखेंगे। महत्व क्या है इसका, तो यहाँ 1947 में ब्रिटिश शासन ने से भारत की आज़ादी का जश्न है, जो नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उत्साह, इसका उत्साह लिखेंगे, हर साल जोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें झंडा फहराना और देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद है गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को हम मनाते हैं। महत्व, 1950 में भारत के संविधान को अपनाने और देश को लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का उत्सव है। उत्साह, दिल्ली में भव्य परेड होती है और पूरे देश में संविधान के महत्व पर जोर दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।